हाँ भाई, आर यू रेडी गाइस? तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आज इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही आपके वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं या फिर कभी ना कभी आपसे पूछे गए हैं। ओके, चलेगा। तो दोस्त, आपसे आज का पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि हड्डी का मुख्य घटक क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बोन्स होती हैं, है ना, इन बोन्स के अंदर कौन सा मटेरियल मिलता है जिसकी वजह से बोन्स आपकी टफ होती हैं, जिसकी वजह से बोन्स आपकी कैसी होती हैं बेटा, तो टफ होती हैं। तो हड्डी का मुख्य घटक आपका कौन सा होता है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स होती हैं वो बोन्स आपकी बिल्कुल टफ होती है, कड़क होती हैं। बताइएगा भाई, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा भाई? तो हड्डी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी से बताओ भाई, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? हाँ भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कैल्शियम फॉस्फेट जाएगा, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा भाई, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कौन सी हड्डी युग्म रूप में उपस्थित नहीं होती है? विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर? हाँ, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि पेयर में नहीं मिलती, यानी कि जो कि आपकी सिंगल पेयर में नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या होगा? तो सिंगल होगी, है ना। क्या वो आपकी बोमर होती है, क्या वो फीमर होती है, पैलेंटाइन होती है, या फिर वो आपकी जाइगोमेटिक होती है, या फिर वो आपकी जाइगोमेटिक होती है, या फिर वो आपकी जाइगोमेटिक होती है। तो विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर? कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि आपकी पेयर में नहीं होती है? कौन सी हड्डी ऐसी है जो कि आपकी पेयर में नहीं होती है? बताओ जल्दी से, फटाफट से देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर दे पाएंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्या फीमर आपकी पेयर में नहीं होती है? फीमर आपकी एक होती है क्या? अरे भाई, फीमर आपकी एक होती है क्या यार? नॉट प्रेजेंट इन पेयर, नॉट प्रेजेंट इन पेयर का मतलब क्या हुआ? बताना जल्दी से। नॉट प्रेजेंट इन पेयर का मतलब क्या हुआ? जो बोन आपकी कैसी मिलती है? तो जो बोन आपकी सिंगल होती है। बताओ इनमें से सिंगल बोन्स कौन सी है भाई? सिंगल बोन्स आपकी कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। तो यार आपको पता होना चाहिए, बोमर आपकी जो होती है वो सिंगल होती है, फीमर, पैलेंटाइन, जाइगोमेटिक आपकी जो होती हैं ये कैसी होती है? तो ये तो आपकी पेयर्ड बोन्स है ना। ये कैसी बोन है? तो ये आपकी पेयर्ड बोन्स होती हैं, ये आपकी पेयर्ड बोन्स होती हैं, है ना। तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए भाई, इसके बारे में तो आपको क्या होना चाहिए? तो जानकारी होनी चाहिए, है ना भाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका होगा ए। आगे बढ़ते हैं। एस ए नोड आपका स्थित होता है ना बेटा। एस ए नोड, एस ए नोड आपका जो है ये कहां पर स्थित होता है? पहली बात तो इसके बारे में आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एस ए नोड को हम लोग कहते क्या है। तो एस ए नोड को पेस मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेस मेकर कहा जाता है। अब ये जो आपका एस ए नोड है ये प्रेजेंट कहां पर होता है? कहां पर प्रेजेंट होता है? क्या ये आपके राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, या फिर ये आपका राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, या फिर ये आपका राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है? चलो तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा, है ना भाई। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा भाई? तो एस ए नोड को हम लोग पेसमेकर कहते हैं, और ये ऐसे नोड आपका जो है ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ऐसे ए नोड आपका कहां प्रेजेंट रहता है? जल्दी से बताओ भाई, है ना। ये आपका प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अंदर। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जैसे ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, है ना भाई। आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि जैसे ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, और इस हार्ट के 4 चैम्बर में यहाँ पर आपका राइट एट्रियम, यहाँ पर आपका लेफ्ट एट्रियम, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आपका SO नोड प्रेजेंट रहता है। क्या? यहाँ पर आपका SA नोड प्रेजेंट होता है ना भाई। यहाँ पर आपका SA नोड प्रेजेंट रहता है। तो ये वाली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, समझाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा भाई? इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका होना चाहिए राइट एट्रियम, है ना भाई। राइट एट्रियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? जल्दी से बताओ, समझ में आया? ये सवाल आपको समझ में आया कि आपका SA नोड कहाँ मिलेगा? तो SA नोड आपका राइट एट्रियम के अंदर मिलेगा। ऐसे नोड कहाँ मिलेगा? तो ऐसे नोड आपका राइट एट्रियम के अंदर मिलेगा। ओके जी, चलिएगा आगे बढ़ा जाए। आइए अगला सवाल देखिए। मिट्रल बॉल्व इज ऑल्सो नॉन एज, मिट्रल बॉल्व को क्या कहा जाता है ना। आपका जो मिट्रल बॉल्व है, इस मिट्रल बॉल्व को क्या कहते हैं? मिट्रल बॉल्व को
क्या कहा जाता है? क्या इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्या इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, या फिर इसको पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है, या फिर इसको पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है? तो आपका जो मिट्रल वॉल्व होता है, इस मिट्रल वॉल्व को क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये भी सवाल मैंने आपको बताया था, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आपको डिस्कस किया होगा, पक्का किया होगा। तो बताइएगा भाई मिट्रल वॉल्व को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर फेंकिएगा। है यहाँ पर जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई। तो इस तरीके के आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आएंगे, पूछे जाएंगे, है ना। आपको बेसिक आना ही चाहिए भाई। तो आपका जो मिट्रल वॉल्व है, इस मिट्रल वॉल्व को क्या कहते हैं? तो मिट्रल वॉल्व को हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो बाइकस्पिड वॉल्व आपका होता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो ये भी बात आपको आनी चाहिए कि जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में मिलता है ना भाई। बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ मिलेगा? तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में आपका ये मिलता है ना। मिट्रल वॉल्व कहाँ मिलता है? तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में आपका ये मिलता है। तो ये वाली बात भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है। जैसे आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर है ना, ये जो आपका बीपी होता है, ब्लड प्रेशर आपका जो होता है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है, 120/80 होता है। ये 120 क्या होता है? तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये क्या होता है? तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो 80 होता है ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना भाई, ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब इन दोनों के अंतर पूछा जा रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है ना भाई। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का अंतर क्या कहलाता है? तो यानी कि 120 माइनस 80 हम लोग करेंगे तो यही तो अंतर निकल के आएगा, है ना, यही तो अंतर निकल के आएगा, है ना। तो जो आपका जो 40 निकल के आया है, इसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा डी, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। हाँ भाई, समझ में आया मेरे भाई? जल्दी से बताओ, समझ में आया जी? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस डिफरेंस को पल्स प्रेशर कहा जाता है। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से बताओ, इतना बात क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ भाई, है ना, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड थ्रू, है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी ये किसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी आपकी जो होती है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है? क्या ये अल्फा सेल के द्वारा, या फिर आपको डेल्टा सेल के द्वारा, है ना, ये आपका डेल्टा सेल है, या फिर आपको टी सेल के द्वारा, या फिर ये आपको बी सेल के द्वारा, है ना। तो ह्यूमरल आपकी जो इम्यूनिटी है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी आपकी बी सेल्स के द्वारा ट्रांसफर की जाती है, वी सेल के द्वारा। किसके द्वारा? तो बी सेल के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका होगा डी। नहीं नहीं नहीं, टी सेल नहीं, है ना, टी सेल नहीं। ह्यूमरल आपकी जो होती है वो बी सेल के द्वारा, है ना, और आपकी एक दूसरी इम्यूनिटी होती है वो टी सेल के द्वारा की जाती है ना। सेल मीडिएटेड जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सेल मीडिएटेड कहा जाता है। तो जो आपकी सेल मीडिएटेड होती है वो आपकी टी सेल के द्वारा, और ह्यूमरल वाली वो आपकी बी सेल के द्वारा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना, ओके जी, इस बात को आपको याद रखना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हृदय की कौन सी परत कार्यात्मक पेशी परत होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द हार्ट इज फंक्शनल मस्कुलर लेयर? आपसे कहा जा रहा है कि जैसे आप लोगों को पता है कि हार्ट के अंदर आपको 3 लेयर मिलती हैं। आपकी जो हृदय की लेयर होती है वो 3 होती हैं, है ना। हार्ट की 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी हार्ट की 3 लेयर होती हैं? तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होता है। दूसरा आपका मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है। और तीसरा आपका एंडोकार्डियम होता है, तीसरा आपका एंडोकार्डियम होता है भाई, तीसरा आपका एंडोकार्डियम होता है।
तो जो आपका पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, अब आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी लेयर ऐसी है जो कि मस्कुलर है और ये फंक्शनल है। मस्कुलर है और कैसा है, फंक्शनल है। क्या ये मायो है, एंडो है या फिर एपी है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर एक भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका होगा मायोकार्डियम। क्या आंसर जाएगा, मायोकार्डियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ये मस्कुलर और फंक्शनल होती है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही होंगी, है ना भाई। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तैरती पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि आप लोगों को पहले तो रिब्स का नंबर याद होना चाहिए कि जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, वो पसलियां होती कितनी हैं। तो ये आपकी होती हैं 12 पेयर। 12 पेयर का मतलब क्या हो गया, 24 पसलियां आपकी होती हैं। कितनी होती हैं, 24 पसलियां होती हैं। अब ये आपकी जो 24 पसलियां हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहली 7, फर्स्ट 7 रिब्स आपकी जो होती हैं, फर्स्ट 7 रिब्स आपकी जो होती हैं, उनको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको हम लोग ट्रू रिब्स कहा जाता है, उनको ट्रू रिब्स कहते हैं, है ना बेटा। उसके बाद में 8वीं 9वीं 10वीं 8th 9th एंड 10th, ये वाली जो रिब्स होती हैं, इनको हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और उसके बाद में 11th एंड आपकी 12th, 11वीं और आपकी जो 12वीं, इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं इनको, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ओके जी। तो टोटल नंबर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स आपकी होती हैं 2 पेयर। कितना होता है, 2 पेयर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई भाई, क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप लोगों को ये पूरा क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि पहली 7 रिब्स आपकी जो होती हैं, फर्स्ट 7 रिब्स आपकी जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, 8वीं 9वीं 10वीं आपकी जो रिब्स होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं, है ना। और 11वीं और 12वीं आपकी जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग तैरती हुई पसलियां कहते हैं। और ये कितना होता है, तो 2 जोड़ी होती हैं। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, यहां तक क्लियर हुआ। चलेगा, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब एक हार्मोन्स के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, ये किसके द्वारा स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, क्या ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट होता है, थाइमस ग्रंथि के द्वारा, या फिर पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये एक हार्मोन्स निकालती है जिसका नाम होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन, अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये क्या करता है, तो ये इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा बी। अच्छा, थाइमस ग्रंथि के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। और कौन सी बात याद रखनी है कि थाइमस ग्रंथि आपकी जो होती है, वो थाइमस ग्रंथि जन्म के समय, है ना, या फिर यंग एज पर बहुत बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इसका जो साइज है वो रिड्यूस होता जाता है। इस बात को भी आप लोग को याद रखना ही रखना है। ओके जी, चलिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, इसको पिटूसिन भी कहते हैं, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, है ना भाई। इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, है ना। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। अब ये जो आपका हार्मोन है, ये हार्मोन निकलता कहां से है, ये जो आपका हार्मोन है, ये हार्मोन्स आपका निकलता कहां से है। क्या ये ओवम से निकलता है, ओवम से तो नहीं निकलता। क्या ये अंडाशय से निकलता है, अंडाशय से भी नहीं निकलता मेरे भाई। क्या ये यूट्रस से निकलता है, यूट्रस से भी नहीं निकलता। फिर ये निकलता कहां से है, तो ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कहां से भाई, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलता है ना भाई। ये कहां से निकलता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से ये निकलता है ना। अच्छा, फिर कभी कभी ये आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा एक बात बताओ, ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलता तो है, लेकिन ये बनता कहाँ है, लेकिन ये हार्मोन आपका
बनता कहाँ है, तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन आपका जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। ये बनता कहाँ है, तो ये हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन निकलता कहाँ से है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है, बनता हाइपोथैलेमस में, निकलता पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उरोस्ती, उरोस्ती का मतलब हो गया स्टर्नम, है ना। अब ये स्टर्नम क्या है, ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम है क्या, क्या ये स्टर्नम आपकी इरेगुलर बोन्स होती है, स्टर्नम आपकी सिसेमोइड बोन के अंदर आती है, या ये फ्लैट बोन है, चपटी बोन है, या ये हायोइड बोन है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्टर्नम आपकी कहाँ पर मिलती है। ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम एक आपकी ऐसी हड्डी है जो कि आपकी चेस्ट में मिलती है ना, छाती पर मिलती है, और इसको चेस्ट बोन या फिर ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। इसको चेस्ट बोन या फिर हम लोग ब्रेस्ट बोन के नाम से भी इसको जानते हैं, जाना जाता है ना भाई। तो ये कैसी बोन है, तो ये चपटी हड्डी है, यानी कि फ्लैट बोन है। आंसर आपका जाएगा सी, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया जी, समझ में आया जी। यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोपोनिया इज अ स्टेज इन विच, ल्यूकोपीनिया एक ऐसी अवस्था है, ल्यूकोपीनिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है। आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया एक ऐसी अवस्था है, इज आ स्टेज इन विच, जिसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, आरबीसी की वृद्धि हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, फिर डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है, या फिर डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाती है। बताओ भाई। तो इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक क्या है आइए समझते हैं। जहां जहां आपने ल्यूकोपीनिया नहीं, सिर्फ पीनिया वर्ड सुना होगा, पीनिया वर्ड का मतलब होता है कमी, पीनिया वर्ड का मतलब क्या होता है, कमी होता है, पीनिया शब्द का मतलब होता है कमी, है ना। अच्छा, अब ल्यूको, ल्यूको का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी, ल्यूको का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी की कमी, यानी कि डब्ल्यूबीसी की कमी। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर आपका जाएगा सी। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे भाई, है ना, समझ में आया, यहां तक सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो ल्यूकोपीनिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या हो जाता है, तो जिसमें डब्ल्यूबीसी के अंदर कमी हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर कहा जाता है। हाँ भाई, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से किसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है, पेस मेकर। क्या ऐसे नोड को कहते हैं, ए बी नोड को कहते हैं, बंडल ऑफ हिंज को कहते हैं, या फिर पुरकिंजे फाइबर को कहा जाता है, या फिर पुरकिंजे फाइबर को कहा जाता है। तो नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट किसको कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, किसको कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर, जल्दी से बताइएगा। तो नेचुरल पेस मेकर आपका एस ए नोड को कहा जाता है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी लोकेशन भी आप लोगों को बताई थी कि ऐसे नोड आपका प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो ये आपका राइट एट्रिया के अंदर ये आपका प्रेजेंट रहता है भाई, राइट एट्रियम में ये आपका प्रेजेंट रहता है। तो ये वाली बात भी मैंने आपको समझाया था, बताया था। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल, है ना। अच्छा, एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि जो आपके कार्डियक मसल्स होती हैं ना, इन कार्डियक मसल्स की कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, कार्डियक मसल्स आपकी दिखती कैसी हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। इनवॉल्यूंटरी एंड नॉन स्टेटेड होती हैं, इनवॉल्यूंटरी एंड स्टेटेड होती हैं, वॉलुंटरी एंड नॉन स्टेटेड होती हैं, या फिर आपकी वॉलुंटरी और स्टेटेड होती हैं। आइए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चंस का आंसर बता पाएंगे, कितने मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। चलो भाई,
कितने भाई बहन ऐसे हैं जो इस सवाल का आंसर दे पाएंगे? चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तो आपकी अगर कार्डिक मसल्स की मैं बात करता हूं तो कार्डिक मसल्स का अपना एक अलग फीचर होता है। कार्डिक मसल्स आपकी जो होती हैं वो आपकी इनवॉल्यूंटरी होती हैं और स्ट्रेटेड होती हैं, है ना भाई। अनैच्छिक हैं लेकिन धारीदार होती हैं, रेखित होती हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पसलियों को तैरती पसलियों के नाम से जाना जाता है? भाई देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, अगर आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इनमें से किसे हम तैरती पसलियों के नाम से जानते हैं। फ्लोटिंग रिप्स किसको कहते हैं? बताओ भाई, इनमें से फ्लोटिंग रिप्स किसको कहा जाता है? फ्लोटिंग रिप्स किसको कहा जाता है? 7 से लेकर 10 पसलियां आपकी फ्लोटिंग होती हैं, 11 से 12 या फिर 1 से 7 या फिर उरुस्ती स्टर्नम आपकी तैरती हुई पसलियां होती हैं। कौन सी पसली ऐसी है जो कि आपकी तैरती हुई पसली है? तो तैरती हुई पसली आपकी कौन सी है? तो 11वीं और 12वीं आपकी जो पसलियां होती हैं वो आपकी तैरती हुई होती हैं। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज, है ना, जो आपकी पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, इस पश्च पीयूष ग्रंथि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बताओ जल्दी से। इंटरमीडिएट लोब कहते हैं, या फिर इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, या इसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, या फिर इसको सेला टर्सिका कहा जाता है, या इसको सेला टर्सिका कहा जाता है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर जो भी भाई हमारे आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि आपका जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, इस पोस्टेरियर पिट्यूटरी को किस नाम से जानते हैं? पोस्टेरियर पिट्यूटरी को जाना जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से। भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विकास के लिए जिम्मेदार होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट? इनमें से टी लिम्फोसाइट के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि टी लिम्फोसाइट के लिए जिम्मेदार होता है? बताओ भाई, टी लिम्फोसाइट के लिए कौन जिम्मेदार है? इनमें से टी लिम्फोसाइट के लिए कौन जिम्मेदार है? वेरी गुड, वेरी नाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट? तो लिम्फोसाइट के लिए कौन डेवलपमेंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा थाइमोसिन, है ना। और ये थाइमोसिन वही हार्मोन है जो कि रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज हो रहा था? तो ये थाइमस ग्रंथि से रिलीज होता है, थाइमस ग्रंथि से आपका रिलीज होता है। आगे बढ़ते हैं। रक्त शर्करा से तात्पर्य है ना। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड के अंदर भी शुगर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ब्लड के अंदर जो शुगर मिलता है वो कौन सा शुगर होता है ना? ब्लड शुगर आपका कौन सा होता है? ब्लड शुगर आपका कौन सा होता है? सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, या फिर ग्लूकोज होता है, या फिर ये आपका ग्लूकोज होता है? तो रक्त शर्करा से क्या तात्पर्य है? ब्लड शुगर रेफर्स टू सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, या फिर आपका ग्लूकोज, या फिर आपका ग्लूकोज। तो ये आपका जो मिलता है ब्लड शुगर लेवल, वो आप ब्लड के अंदर जो शुगर मिलता है वो कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई ब्लड के अंदर जो शुगर मिलता है वो आपका ग्लूकोज ही होता है ना भाई। वो क्या होता है? तो वो आपका ग्लूकोज ही होता है, वो आपका ग्लूकोज ही होता है ना जी, वो आपका ग्लूकोज ही होता है। आगे बढ़ते हैं। उपवास के दौरान किसका स्तर बढ़ जाता है? जब आप लोग काफी दिनों तक फास्टिंग रखते हैं, अनशन पर बैठे होते हैं, धरना पर बैठे होते हैं, तो उस समय आप लोग ना काफी दिनों तक उपवास रहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब आप लोग फास्टिंग पर होते हैं तो उस समय, फास्टिंग पर होते हैं तो उस समय आपका
किसका लेवल बढ़ जाता है आपके ब्लड के अंदर? क्या वो फैटी एसिड बढ़ जाता है, कीटोन बॉडी बढ़ने लगती है, ग्लाइकोजन बढ़ जाता है, या फिर फ्रक्टोज बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा, देखो एक सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग, जब फास्टिंग रखते हैं तो फास्टिंग के दौरान सबसे पहले तो आपके अंदर जो भी ग्लूकोज है वो ग्लूकोज आपका टूटता है ना? वो क्या होता है? ग्लूकोज आपका टूटता है, ग्लूकोज का खपत होता है। उसके बाद फिर आपका नंबर आता है फैट का, और फैट के बाद फिर नंबर आता है आपका प्रोटीन का। और जब जब प्रोटीन टूटती हैं तो बनता क्या है? तो कीटोन बॉडी बनती हैं। क्या बनता भाई? कीटोन बॉडीज का निर्माण होता है, कीटोन बॉडीज आपकी बनती हैं, है ना? तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा भाई? तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया जी? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपसे कहा जा रहा है मेरे भाई, क्या कहा जा रहा है कि जब जब प्रोटीन टूटती है तो प्रोटीन के टूटने से बनता क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन के मेटाबोलाइज होने से कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड बनते हैं। अब ये आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन सा है? यहाँ पर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कौन सा है? हाँ भाई, वेरी नाइस, है ना? तो जो आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो क्या है? तो वो आपका है यूरिया। क्या है भाई? अरे ए नहीं होगा, फैटी एसिड नहीं होगा। फैटी एसिड आपके प्रोटीन से कब से बनने लगा भाई, है ना? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा? तो यूरिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके जी, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर निस्पंदन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर नहीं किया जाता? आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जीएफआर, जीएफआर का नाम सुना है? जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना? तो जो आपका जीएफआर होता है वो आपको फिल्टर करता है, और उसमें फिल्टर में सब कुछ फिल्टर हो जाता है, लेकिन प्रोटीन्स आपकी फिल्टर नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती हैं? तो प्रोटीन्स आपकी फिल्टर नहीं हो पाती। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा? तो डी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क का औसत जीएफआर कितना होता है? तो आपका जो जीएफआर है, इस जीएफआर का रेट कितना है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि जो जीएफआर है, इस जीएफआर का रेट कितना होता है। तो इसको दो तरीके से याद करना मेरे भाई, इसको दो तरीके से हमेशा याद रखना। क्या, कैसे? एक तो ये पर मिनट पूछे, पर मिनट पूछे कि जीएफआर आपका पर मिनट कितना होता है, और एक आपसे पर डे पूछे। जब ये पर मिनट पूछे तो 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, और 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे, है ना? तो इस तरीके से आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या होगा? तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया भाई, है ना? चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। गुर्दे की पथरी, आजकल आप लोगों ने देखा होगा, तो आजकल भाई जो भी लाइफ स्टाइल लोग बाग जी रहे हैं, है ना भाई? तो जो भी आपका जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ना बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, है ना भाई? तो उसमें आपकी जो गुर्दे की पथरी है वो बहुत कॉमन हो गई है। रीनल स्टोन आपका बहुत कॉमन हो गया है, रीनल स्टोन आपका बहुत कॉमन हो गया है। तो जो रीनल स्टोन है वो आपका यूरिक एसिड की वजह से, यूरिया की वजह से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से, है ना? बताइएगा जी। हेलो, इरशाद का नंबर, अभी मैं क्लास में हूँ मैं। तो गुर्दे की जो पथरी है उसका जो सबसे आम प्रकार है वो क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। तो उसका जो आम प्रकार है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है। कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से क्या होता है? तो किडनी में आपका स्टोन बनता है। हृदय की सबसे मोटी परत कौन सी होती है, जानते हैं आप लोग? हृदय आपका जो हार्ट होता है उसकी सबसे मोटी परत कौन सी होती है? तो हार्ट की जो सबसे मोटी परत होती है वो कौन सी होती है, जल्दी से बताइएगा भाई। हार्ट की सबसे मोटी परत जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो आपकी मायोकार्डियम होती है। ये तो मैंने अभी अभी बताया था। और निम्नलिखित में से कौन सा विकार पिट्यूटरी ग्रंथि के अतिस्राव से संबंधित नहीं है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लास के बाद, है ना? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किए, है ना? टॉप 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा सा लगा होगा, है ना? बस मुझे कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसा लगा, जो कि हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है।